नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर है बिहार के सीमांचल के किशनगंज के सोनथा पंचायत के किसान कॉलेज में बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 3 बजे प्रोग्राम में पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इस सभा को कराने का मेन मकसद है कि जेडीयू छोड़कर भाजपा जेडीयू छोड़कर मास्टर मुरझाई जो विधायक थे जेडीयू से, उन्होंने इस्तीफा देकर उन्होंने जनता पर छोड़ दिया था। फिर उनका फैसला अचानक सा हुआ कि अब मुझे राजद में जाना चाहिए और वो राजद का दामन थामेंगे आज और उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाया जाएगा आज। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और राजनीतिक सिलसिला वैसा नहीं जो लगातार अब सीमांचल के दौरे पर सभी विपक्षी दल के नेता लगातार अब सीमांचल के दौरे पर दिख रहे हैं। वो पार्टी के नेता हैं जो लगातार अब इन जनता के बीच आ रहे हैं, लंबे फहरिस्त वाले लिस्ट आपको दिखा रहे हैं और सपने दिखाकर वोट लेने की राजनीति शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज हमने एक नई पड़ताल सामने लाई है। हाल ही में बता दें आपको, गुरुग्राम का मामला आया है। गुरुग्राम दिल्ली के जो हरियाणा से जुड़ा हुआ बॉर्डर है गुरुग्राम, वहाँ से मामला आया है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज के लोग वहाँ रहते थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट किया गया और उसे भगाने की कोशिश की गई। कह रहे हैं कि तुम बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, तुम लोग यहाँ आकर के माहौल ख़राब कर रहे हो। जब उनको उस तरह से मारा गया, पूरी तरह से पीटा गया, सड़कों पर रात को दौड़ाया गया, उसके बाद सवाल उठने लगा है गृह मंत्री अमित शाह पर कि अमित शाह की पुलिस दिल्ली के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के अंदर दिल्ली पुलिस है। अब दिल्ली पुलिस के उस एरिया में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका दायित्व है, जिम्मेवारी है कि उस क्षेत्र में ये घटना कैसे हुई। आखिर इस देश के भारत के सभी नागरिकों को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार देता है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी बात, अपनी मर्यादा, अपनी सौभाग्य, अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी के रूप में रह सकता है। उनकी खान पान रहन सहन पर कोई सवाल आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। इस देश में जब से 2014 के बाद भाजपा की हुकूमत आई है, तब से इस देश में लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके भाजपा विकास के नाम पर ढोंग रची थी। जो एक बार लोगों को प्रलोभन दिया गया कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जब वो चीज़ें नहीं आई तो लोग उसके बाद सवाल जब पूछने लगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सवालों से भागते फिरे। साथ साथ बता दें आपको कि पुलवामा अटैक हुआ, सारे इलेक्शन का समस्या था और उस ऐसे वक्त पे चाहे कुछ ऐसा हादसा क्रिटिकल मोमेंट खड़ा कर दिया जाता है सत्ता में आने के लिए भाजपा वो पूरी तरीके से अपनी बहुमत बना लेते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है और ऐसे में गुरुग्राम में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होना ये कहाँ तक सही है लग रहा है। इसी मामले को लेकर अजीत अंजुम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस पर स्टोरी की है। अब अजीत अंजुम जी के पेज पे जाके ज़रूर देखिए। उस वीडियो पे उन्होंने एक आदमियों से बात की कि आखिर ये घटना वर्णनीय है और ऐसे ही सरकार और ISR को लेकर जो उन्होंने एक स्टोरी की थी, बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने उनके खिलाफ विरोध केस दर्ज करवाया था। बताइए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया तंत्रों पर पुलिस द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है कि ऐसी वीडियो या ऐसी चीज़ें कोई आप ना करें जिससे कि उनकी आहत हो और उनकी वोट बैंकिंग जो राजनीतिक है वो ख़त्म हो जाए। अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ऐसे में ये स्टोरी लाने का मतलब ये है मेरा उद्देश्य कि बिहार में चुनाव की रणनीति होना शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी दल AIMIM हो या फिर भाजपा हो, JDU हो, कांग्रेस, RJD, माले की पार्टी हो, CPM हो या CPI हो, सारे के सारे दल अब अपने कैंडिडेट को लेकर क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो आपने देखा होगा, AIMIM के बिहार सदर प्रदेश अध्यक्ष अख्तर मान ने खुली पत्र में उन्होंने साझा किया लोगों से कि हम इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं और हम सत्ता में आने के लिए उनके साथ रहेंगे। जो सेक्युलर वोट है उनकी बिखराव ना हो, जिसके कारण भाजपा को आसानी से सत्ता मिल जाती है और वो अपने तरीके से सरकार चलाना चाहती है, विकास के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहती है। एक और मैं आपको बात बता दूं, दिलचस्पी वाली बात है, वहीं MLC JDU के थे खालिद अनवर अंसारी साहब, उनको अख्तर मान ने तख्ती लेकर घेर लिया और उनसे पूछा कि TET और उर्दू टीचरों की बहाली क्यों नहीं, और उर्दू मातृभाषा है जो हिंदुस्तान का भाषा माना जाता है, उनकी प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। खालिद अनवर अंसारी साहब को जवाब नहीं बन सका, जिसके कारण वो भागते फिरे थे। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, अब देख ही रहे होंगे। तो कुछ नेता है जो विकास के मुद्दों पर चर्चा करती है, विकास को लेकर सक्रिय हैं, विकास पर बात करने को तैयार रहते हैं।
अब सवाल है कि ऐसे में सीमांचल के दौरे पर अगर ऐसे दल के पार्टियों के नेता आते हैं तो क्या इससे कोई बड़ा स्वागत मिलने वाले हैं या सिर्फ घोषणा करके चले जाएंगे। ये फिर वही वाली कहानी मैंने जो पहले शुरू में कहा ही बताया ही आपको कि लंबी फहरिस्त की लिस्ट होगी और वो आपसे चुनाव प्रचार में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर वो सारे ठंडे बिस्तर में चले जाएंगे। हाल ही में माफ़ कीजिएगा, हाल ही में अभी बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें महादलित आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे। उन्होंने लंबी फहरिस्त फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो दलितों के बीच में सरकार की योजनाएं चल रही है उसको धरातल पर उतारना चाहिए। चुनाव से ठीक 3 महीना पहले ऐसे एजेंडे क्यों चलाए जाते हैं ताकि सत्ता में कैसे आए? सवाल सीधा है और सच्चा है। अब आपको तय करना है कि इस बार जेडीयू को सत्ता में रखना है, भाजपा को रखना है कि राजद को रखना है और कौन हो सकता है आपकी नुमाइंदगी करने वाला। अब सवाल यह है कि महादलित तब क्यों याद आता है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो महादलित से लेकर सब चीज़ सरकारों को याद आने लगती है और लगातार क्षेत्र के दौरे में लग जाते हैं। सवाल मेरा सीधा है कि आखिर चुनाव आने से पहले सब सक्रिय कैसे हो जाते हैं, प्रशासन एक्टिव हो जाते हैं, प्रशासन हर एक मामले पर इंटरफेयर हो जाती है, हर एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने में प्रशासन सक्रिय हो जाता है। इस खबर से आप समझ रहे होंगे कि बिहार की रणनीति किस प्रकार से बन रही है। क्या इन 3 महीने में सक्रिय हो जाने से क्या विकास हमारे क्षेत्र में हो गया? अब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नकेल कसने में हम तैयार हैं। बताइए, 3 महीने में आप जागरूक हो जाते हैं और यही चुनाव जब आप खत्म हो जाएगा, जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो फिर ये साढ़े 4 साल के लिए ठंडे बिस्तर में क्यों चले जाते हैं? ये मेरा सीधा सवाल है। अब तय करना है यहाँ की जनता को, यहाँ की वोटरों को। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार, इन्होंने ISR लागू किया जनता के लिए और उनसे वोटर पुण्यतिथि कराया गया, जिसका सत्यापन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। जब मामला सर्वोच्चतम न्यायालय पहुंचा, माफ़ कीजिएगा, मिस्टर गवई के बेंच की सुनवाई में उन्होंने कहा कि डेट टली है, अगले 28 तारीख को सुनवाई होनी है। आज यानी सुनवाई चल रही है। अब देखना यह है कि क्या निर्णय होता है, जबकि ये जनता के हित के लिए होना चाहिए था। और जो भी पदाधिकारी है, मेरा उनसे सवाल है कि आप अच्छे से संविधान पढ़िए, या फिर अगर आप RSS के आइडियोलॉजी से चल रहे हैं तो यकीन जानिए कि हमारा देश विकास की ओर नहीं बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरा ये सवाल है आपसे कि आखिर अगर RSS वाली हथकंडे आप अपना कर चल रहे हैं तो ये देश विकास की ओर नहीं बर्बादी की ओर जा रहा है। जब इस देश में संविधान बनाया गया तो इस देश के संविधान से लेकर पूरे वर्ल्ड में संविधान को माना जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे वर्ल्ड मानती है, तो फिर इस देश में क्यों नहीं संविधान को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है? और ऐसे में कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जो संविधान को नहीं पढ़ना आता हो या संविधान के आर्टिकल्स को नहीं जानना चाह रहा हो? तो ऐसे अधिकारियों को फिर सख्त उनको ऐसे कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। या फिर यूं कहा जाए कि उनकी मानसिकता बीजेपी से मिलती जुलती है, तो फिर राजनीतिक पे खुलकर करनी चाहिए ताकि हम राजनीतिक एजेंडे पर हम कैसे काम करें। सवाल सीधा है कि आखिर इस देश में विकास के एजेंडे पर क्या काम हो रही है। चुनाव आते ही भाजपा कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं जिससे माहौल क्रिएट हो जाती है और मुसलमानों को खुलेआम पीटा जाता है और गाली दी जाती है। क्या है इस देश में राजनीतिक पार्टियों का हाल? समझिए इस बात को। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक और बयान दे दिया कि मैं बिहार की जनता को बड़े स्वागत दे रहा हूं। मेरा सवाल है कि आज आपने जो बिहार में पेंशन लागू की है 1100 रुपये, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि हमने 1100 रुपये पेंशन लागू कर दिया, बताइए, एक विधायक की सैलरी 1,60,000 है, उसकी आधी सैलरी अगर देख लिया जाए तो 75,000 सैलरी होती है। तो एक मामूली सी इंसान जो गरीब तबके समाज का होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, उनकी पेंशन कितनी होनी चाहिए? आप खुद सोचिए। हमारे पड़ोस में नेपाल है। नेपाल में मिनिमम सा पेंशन 4,000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है, जबकि हमारे बिहार से भी गया गुजरा कंट्री माना जाता है। अब सवाल मेरा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने 1100 रुपये पेंशन लागू कर दी है। क्या ये 1100 रुपये आज की महंगाई के डेट में कितना दिन चलना संभव है? एक मजदूर क्लास का आदमी अगर दिन भर मजदूरी करता है तो उसको 450 रुपये मजदूरी मिलती है। अब बताइए, एक दिन में उसका सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। चावल दाल सब्जी लाने में ही उनकी पूरी पैसे खत्म हो जाते हैं। तो फिर अगले दिन का वो सोचते हैं कि अगले दिन होगी सुबह तो फिर हम देखेंगे काम क्या करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने 1100 रुपये देकर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। आप अपने पेंशन को लेना छोड़ दीजिए तो यहाँ की जनता फिर आप पर भरोसा देता सकती है, क्योंकि आप पेंशन ले रहे हैं, आप सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है आपको। अब नेता है इस देश का और आप ही करप्ट हैं तो देश का क्या हाल होगा?
मेरा सीधा सवाल है कि आखिर 4,000 रुपये नेपाल के बराबर मिनिमम सा पेंशन लागू होनी चाहिए था। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। क्या इस बार आपकी विचार और आपकी सोच क्या रहेगी? हम बहुत जल्द आपके बीच आएंगे और आपके बीच जाकर हर वो प्रतिक्रिया को लेना चाहेंगे। फिलहाल Live 24 न्यूज़ के लिए बने रहिए, फिर हम ऐसी कोई नई वीडियो के साथ आपके बीच होंगे हाजिर।